बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से हमास के लीडर को मारा है इसराइल ने, आज इसराइल पर हिजबुल्लाह का पहला बड़ा हमला था। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये असल में इसराइल की मैरून एयर बेस है और आप ये समझ लें कि इसराइल की जो मेन एयर बेस है जिससे उसने हिजबुल्लाह की सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई थी। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इसी एयर बेस से उन्होंने हमास के लीडर और ये तमाम चीज़ों के लिए जासूसी की। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फिजा के लिए रखी और इसको आज इन्होंने उड़ा दिया है। और आप देख रहे हैं कितनी तबाही आज उन्होंने की है। असल में आप समझिए कि ये 1967 के अंदर ये बनाई गई थी और इसने इसराइल को कामयाबी दिलवाने में 1967 की आपको पता है जंग है और ये तमाम चीज़ें उसके बाद के मामला इसने बड़ा किरदार अदा किया। अब ये करती क्या है, इस बेस के ऊपर इनका सबसे ज्यादा एडवांस सिस्टम था जिसको हिजबुल्लाह ने उड़ा कर रख दिया है। यानी आप ये सोच नहीं सकते कि इसराइली इस वक्त कितने पागल हुए पड़े हैं। ये असल में काम ये करती थी कि एरियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्वीर लेती थी। यानी इस बेस के ऊपर तस्वीर जितने एयरक्राफ्ट आते थे एयर स्पेस में इसराइल के और ये इसके सराउंडिंग, वो तमाम के तमाम यहाँ पर आते थे और मिलिट्री और नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे। अब यहाँ पर कोई भी हमला होना है, कोई भी चीज़ होना है, इसने ट्रैक यहाँ से करना है। कोई भी खतरा होता था इसराइल को तो वो यहाँ से ट्रैक करते थे। किसी एयरक्राफ्ट को इन्होंने टारगेट करना होता था या इन्होंने कोई भी चीज़ को हमला हो रहा है, कोई बड़ा मिसाइल कोई चीज़, यहाँ से इंटरसेप्ट करते थे ग्राउंड से। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप समझ लें कि इसराइल का जो एयर कंट्रोल सिस्टम है जो एक्सट्रीमली क्रूशल है ऑपरेशन कैपेबिलिटी के लिए, उसकी एयरफोर्स के लिए सबसे ज़्यादा अहम था, जिसके लिए उन्होंने हर तरह की चीज़ कंप्रोमाइज करने को तैयार थे। वो ये असल में हुआ ये है कि इस सारे मामले पर ये सारा कंट्रोल सिस्टम, ये आसमान का यानी स्काई से लेकर हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, मिसाइल और तमाम की तमाम जितनी चीज़ें थी, ये असल में यहाँ से ही काम होता था, ऑपरेट होता था। यानी आप ये समझ रहे पूरी जो इनकी चेन थी कि कोई खतरा हो रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है, कोई एयरक्राफ्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना, एक्टिवेट करना, वो तमाम की तमाम चीज़ें, जितना जासूसी का निज़ाम था, जितना उनके एयरक्राफ्ट को मदद चाहिए थी, जितनी उनकी तमाम चीज़ें थी, वो यहाँ से होती थी। और अजीबोगरीब मामला ये है कि इसके ऊपर इतने डिफेंस सिस्टम और ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल है। हैरानकुन तौर पर उन्होंने जब मिसाइल और चीज़ें मारी और वो जाकर उन्होंने उनकी तबाही कर दी, आज हिजबुल्लाह ने इसके ऊपर बड़ा जश्न मनाया और इसराइल के अंदर जाहिर सी बात है इस बात के ऊपर शदीद गुस्सा है कि ये किस तरह तबाह हो गया। और उनके हाथ देखिए कोई चीज़ मिसाइल या कुछ आता था तो यहाँ से वो डिटेक्ट कर लेते थे। अब मज़े की बात ये इसी को तबाह करने के लिए आया है और वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया और वो सारा कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, उड़ा दिया। इस सारी सूरत हाल में इसराइल में जो गम और गुस्सा पाया जाता है आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब इसराइल के इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक और उनके मीडिया के मुताबिक मामला क्या है, वो क्या समझ है, वो ये समझ रहे हैं कि लेबनान ने हम पर करना है बहुत बड़ा हमला, हिजबुल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा हमला करना है और उस हमले से पहले कि उनके जो मिसाइल आए, उनकी जो चीज़ें हैं, वो हमारे इस जो एयरफोर्स की बेस है, मिलिट्री बेस है, यहाँ से डिटेक्ट होती थी, पता चल जाता था खतरात आ रहे हैं। उन्होंने उस हिस्से को ही तबाह कर दिया, वो कम्युनिकेशन सिस्टम और तमाम चीज़ें उन्होंने उसको उड़ा कर रख दिया। अब वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि वो कह रहे हैं कि अब ख़तरा ये है कि यहाँ से वो जब दोबारा हमला करेंगे तो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और ख़तरनाक सूरत हाल ये पैदा हो सकती है कि हम पर ये बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं जो शायद हम अफोर्ड ना कर सके और हम यहाँ से डिटेक्ट ही ना कर सके, हमें पता ही ना चले, इंटरसेप्ट भी ना कर सके, कोई मिसाइल आ रहा, कोई चीज़ आ रही। सोचिए आपने वो मिलिट्री बेस उड़ा दी है, उसके मेन कंपोनेंट्स आपने उड़ा दिए हैं जिसका काम ही ये था कि उसने आने वाले खतरात को पकड़ना है, उन्होंने उसी के ऊपर हमला कर दिया है। यानी आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम, हिजबुल्लाह ने पिछले काफ़ी अरसे से यही काम किया है। इनका जो मिलिट्री का इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, असल में उन्होंने इस दफ़ा काम ये किया है कि इनके जासूसी के निज़ाम को उड़ाया है कि उसके बाद मारेंगे तो हम बाद में, हमला तो हम करेंगे बाद में, जो भी सूरत हाल होगी। उन्होंने उनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। अब आप सोचें आपके ऊपर कोई ख़तरा है, कोई जहाज़ है, कोई ड्रोन आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, तो वो आप अगर डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा।
इसीलिए आज इजराइल बहुत ज्यादा चीख रहा है, इतना ज्यादा चीख रहा है, उनको इतना गुस्सा है कि जिसकी इंतहा नहीं है कि हमारे साथ ही हुआ क्या। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, एक दफ़ा आपकी कोई चीज़ तबाह हो जाती है, दोबारा भी वो हो सकती है। अब ये मामला भी बड़ा अजीबो गरीब है कि आप ये नहीं हो सकता कि दौरान जंग ही आप इसको रिपेयर करते रहे, क्या पता अगला फिर हमला हो जाए और उसको आप ठीक करने की कोशिश करें। उतनी देर में आप ठीक करें, उन्होंने अपना अगला टारगेट जो है वो कर देना। आप किसी भी जगह पर हमला देखें तो वो जाकर काम क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरे तबाह करते हैं ताकि चोर जाएं या कोई और जाए, कुछ हो तो उनकी तस्वीर, उनका डेटा ना है। यही काम इन्होंने किया है। इन्होंने जाकर सबसे पहले इनका इक्विपमेंट्स तबाह किए हैं, इनका वो पूरी बेस तबाह कर दी, उड़ा दी है, जिसके बाद अब वो जो हमला करने के लिए जा रहे हैं वो इसराइल के लिए बड़ा ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और अब तक की सूरत हाल इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। देखिए मामला इतने ज़्यादा उनके ख़राब होते जा रहे हैं कि इसराइल के अंदर अब शदीद लेवल के ऊपर एहतजाज बढ़ता जा रहा है और उन्होंने नेतन्याहू को कहा है कि तुम्हें हर सूरत उतरना होगा, तुम उतरो कुर्सी से, बंदे रिहा नहीं कि तुम करवा सकते हैं, मामला करो। उधर एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा है अर्दोगान को, उसने कहा है कि आपसे उम्मीद है कि आप इस मामले को हल करवा दें कि दूसरी पार्टी को ठंडा करेंगे। अभी वो ये बात कह रहा था, उसी वक्त नेतन्याहू आता है और अपनी कौम को आकर कहता है कि मैं आपको कोई अंधेरे में नहीं रखना चाहता, जब तक हमारी विक्ट्री, जब तक हमारे सारे टारगेट्स अचीव नहीं हो जाते हमने जंग खत्म नहीं करनी। इसका क्या मतलब है, वो टारगेट्स क्या है? उनका टारगेट है पूरे के पूरे फलस्तीन को खा जाना, मस्जिद अक्सा के ऊपर उन्होंने मिसाइल दागने हैं, ये उनका टारगेट है। वो कामयाब होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है। और इस सूरत हाल में देखा जाए तो इनकी अभी बड़ी ठुकाई हो रही है और लगता है लंबी ठुकाई इनकी होनी है। लेकिन एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि जब वो बार बार इस चीज़ को रिपीट करे कि हमारे टारगेट्स, तो टारगेट्स उसके क्या हैं? उसने किसी दफ़ा भी ये बात कही है कि मैं फ़लस्तीनियों के लिए करूँगा? वो तो अगर ये काम करता तो अलग बात ही। वो इस वक्त बात कर रहा है कॉन्गो से, वो बात कर रहा है अफ्रीकन कंट्री से और उनको कह रहा है कि मैं फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल रहा हूँ, तुमने रखना है, क्योंकि मिस्र ने लेने से इनकार कर दी। वो उनसे बातचीत कर रहा है, उनको कह रहा है मैं तुम्हें एड भी दूंगा, पैसा भी दूंगा। इसका मतलब है कि गन पॉइंट के ऊपर या इन्होंने मिसाइलों की रेंज के ऊपर या एयरक्राफ्ट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर इन्होंने यहाँ पर इस बंदे को निकालना है, यानी जितने भी लोग हैं उनको निकालना है। और प्लान उन्होंने किया हुआ बड़ी तबाही का। देखिए उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी क्या बनाई है। स्ट्रेटजी उन्होंने ये बनाई है कि हम यहाँ से काम शुरू कर दिया है। जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि आप बंदों को रखना है, तो आपके ज़हन में अगला प्लान भी होता है और वो अगला प्लान इनका बड़ा ख़तरनाक है। प्लान उनका क्या है? वो प्लान ये करके बैठा हुआ है कि मैंने सब कुछ उड़ा देना है, मैंने सब कुछ तबाह कर देना, मुझे यहाँ पर जिसे कहते हैं तमाम जो मदर ऑफ ऑल बम जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा जो हमला होता है वो भी मैं करने को तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। उधर उसने अमेरिका भी ये समझ रहा है कि जी हम कहीं ना कहीं मामला तय कर लेंगे, हम बातचीत कर लेंगे। वो यमन को भी धमकियां दे रहा है, साथ साथ पीछे भी हट रहा है, साथ साथ कुछ भी कर रहा है, साथ साथ तुर्की को भी कह रहा है कि देखो तुम बातचीत का आगाज़ करो, साथ कतर को भी कह रहा है तुम भी मामला तय करो, मैं उनको भी बात कर रहा हूँ, हमें किसी एक पॉइंट पर आना चाहिए। एंटनी ब्लिंकन आप अंदाज़ा करें, वो कहता है कि फिर तुर्की गारंटी दे हमें किसी एक बात की कि जी ये मामला इस तरह नहीं चलेंगे और कल को दोबारा कोई 7 अक्टूबर नहीं होगा। अगर तुर्की गारंटी देता है तो चीज़ें आगे जा सकती हैं। अभी वो ये बात कह रहा था तो नेतन्याहू ने कह दिया कि भूल जाओ। इसका मतलब है कि अमेरिका को अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि इसराइल का मामला क्या, हत्ता कि अमेरिका सबसे ज़्यादा जानता है और वो कंट्रोल भी होता है उसके हाथों। नेतन्याहू का गेम बहुत बड़ा है। ये बात अभी तक लोगों को समझ नहीं आ पा रही। देखिए हकीकत टीवी तकरीबन 2019 से हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं। टारगेट मस्जिद अक्सा है। 2000 साल से वो ख्वाब देख रहे हैं इधर आने का। गजा 2000 साल से नहीं वो ले पाए, वेस्ट बैंक 2000 साल से नहीं वो ले पाए। वो ख्वाब देख रहे हैं और उन्होंने उसी के लिए स्ट्रगल की है। यहाँ से 1 मिनट के लिए सोचे ये जंग बंद हो जाती है, क्या उसके बाद तो दोबारा शुरू कर सकते हैं? दोबारा तो इसराइल ने शुरू करने की कोशिश की तो गले से पकड़ लेगी पूरी दुनिया कि यार तुम लोगों ने मजाक किया हुआ है। अभी सूरत हाल देख लें कि इतनी नफरत है, पूरा वर्ल्ड इनके खिलाफ है। वो यहाँ से पीछे हट जाएंगे? उनके मकसद क्या है? उनके मकसद बड़े हैं। अब सोचे जरा उसका लेवल क्या है और उसका एक गेम प्लान क्या है। अगर वो गेम प्लान आपको समझ नहीं आएगा तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आ सकता। गेम प्लान उनका ये है
कि हमने पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी जंग छेड़नी है और वो दुनिया को इस दहाने ले भी आए हैं। आप गौर करते जाएं जरा, यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है, आप इंडिया पाकिस्तान की जंग का बस इंतजार करें। चाइना का मामला खराब हो गया बहुत ज्यादा, उधर वो साउथ चाइना सी के अंदर भी लगे हुए हैं। ताइवान, इवन के चाइना ने शदीद लेवल की ड्रिलिंग शुरू कर दी है और न्यूक्लियर ड्रिलिंग कर रहे हैं, यानी वो उस लेवल की नहीं है जो हम कभी समझा करते थे। फिर उसके बाद अगला मामला क्या है? अगला मामला उससे भी ज्यादा खतरनाक है और सूरत हाल ये है कि उन्होंने फैसला किया हुआ है कि उन्होंने अगले मरहले पर जाकर इन्होंने पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई, उधर से यमन वाला पूरा महाज लड़ाई, इस खत्ते को लड़ाई करवानी है उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने अब एक नया प्लान कर रहे हैं कि यूरोप की कंट्रीज को कह रहे हैं, जर्मनी को और दीगर ममालिक को, डच को, कि आपने रशिया के ऊपर हमला करना और रशिया के खिलाफ जंग के लिए पूरी तैयारी करवा रहे। उधर इन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर भी लड़ाई करवानी। ये सारी जब 4-5 जगह पर एक वर्ल्ड वार 3 का सिनेरियो बन रहा है कि पहली मर्तबा ये पता चला है कि दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं उनकी लीडरशिप ये समझती है कि 73% चांसेस है, सबका उन्होंने मामला देकर राय लिया और उनका अंदाजा 73% चांसेस है कि सारे ये समझ रहे हैं कि हम तीसरी जंग अज़ीम की तरफ चले जाएंगे। और शुरू हो चुकी है, वो भी नज़र किसी को नहीं आ रही और शायद जिनको आ रही है वो डरे सहमे बैठे हुए इस पर बात करने को तैयार। तो इनका प्लान क्या है कि जब दुनिया को हम सारी जंग में धकेल देंगे, अपने अपने मामला में बिजी होंगे, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे। ये असल में शायद हमने अहादीस का मुताला शायद ठीक ना किया हो और हमने दीगर मज़ाहिब का भी मुताला शायद नहीं ठीक किया। जिन्होंने किया हुआ है उनको पता है कि ये जो आखिरी जंग अज़ीम का सिनेरियो वो बनना इसी तरह। अभी बहुत आप देखिए, छोटी छोटी सी बात है, नॉर्थ कोरिया को देखे, वो कह रहे हैं हम न्यूक्लियर मिसाइल हमारे तैयार है, हम मार देंगे। अमेरिका क्यों कह रहे हैं हम मार देंगे? उसके बाद चाइना ने भी कहा हम तैयार हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को धमकी दी हुई है, सिम्पसन कार्टून में उन्होंने दिखाया हुआ है। इसके अलावा ईरान ने कहा मैं तैयार हूँ। आप गौर करें, इसराइल ने भी कह दिया है कि हमें न्यूक्लियर मार देना चाहता, कि उसने एडमिट नहीं किया हुआ कि जी हमारा ये सब कुछ है, लेकिन उसने कह दिया है कि मैं तैयार हूँ जी, मैं मार दूंगा। उधर आप अंदाजा कर लें कि यूक्रेन के मामले पर रशिया ने कह दिया है कि जरा सा भी ऊपर नीचे होकर काम किया तो बेलारूस में तो मैंने डिप्लॉय कर दी है, मैंने सिर्फ बटन दबाना है और सीधा यूरोपियन कंट्रीज को हिट कर देना है। कभी जिंदगी में हमने देखा नहीं था कि गाजर मूली की तरह गुफ्तगू हो रही है। जैसे आप कहते हैं ना किसी पर कि मैं जाकर शबरात के पटाखे मैं तुम पर ये कर दूंगा, सारे कह रहे हैं एक दूसरे को मैं ये कर लूंगा, मैं न्यूक्लियर। सबसे पहले शुरुआत की है ये हालिया दिनों में, वैसे तो गुफ्तगू 4-5 साल से, हालिया दिनों में जो बात की है उसमें अमेरिका के अंदर से बात निकली थी, फिर ये इजराइल ने की, फिर ये नॉर्थ कोरिया ने, चाइना ने, इंडिया ने, ईरान ने, यूक्रेन ने, यूरोपियन, सारे ये गुफ्तगू में लगे हुए हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। और ये न्यूक्लियर वो तैयार बैठे हुए हैं। अब इसराइल के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है? देखिए आज के दौर में आप किसी भी मुल्क का इलाका कोई लेते हैं तो जंग है, फिर तो उसके बाद सारे कहते हैं जी ठीक है हम तो जैकेटें पहन ले, बेशक तो हम चढ़ दौड़े, हमने मस्जिद अक्सा बचानी। प्रॉब्लम ये है कि इसराइल को इस बात का इदराक है, वो बड़े सालों से इस पर काम कर रहे थे कि जब हमने मस्जिद अक्सा को गिराना है तो रिएक्शन क्या आएगा, क्या मामला होगा। शायद ये सरप्राइज का उनको नहीं पता था जो हमास ने इस वक्त उनके साथ किया है और ये जो हिजबुल्लाह कर रहे हैं सारा कुछ। या सबसे बड़ा जो सरप्राइज है वो तो यमन का है, और यमन का जो सरप्राइज आया है वो तो जाहिर सी बात है आउट ऑफ सिलेबस जिसको कहते हैं वो चीज आ गई है। लेकिन कहानी जो है वो इसराइल बिल्कुल ड्रैग करते उधर ही लेकर जा रहा है। देखिए जंग वो जीत नहीं रहा और ये जंग जीते हुए वो नजर भी नहीं आ रहा, किसी सूरत नहीं आ रहा। अवाम उसके खिलाफ है, अमेरिका उसके खिलाफ है। इस मामले में कम से कम कि इस जंग को रोको। वैसे तो वो साथ है, हथियार वो दे ही जा रहे हैं, वो जाहिर सी बात है वो कंट्रोल में, जो उनके सारे सियासतदान, आपको पता है कि कौन कौन सी वीडियोस क्या कुछ है इनके पास, कौन कौन से राज है, वो सारा कुछ तो कंट्रोल करके बैठे हुए। लेकिन अजीब बात यह है कि यूरोप भी नहीं चाह रहा कि जंग हो। सारे मसाइल हैं, उसके बावजूद सारे कहीं ना कहीं जंग की तैयारी कर रहे हैं और दुनिया के अंदर जो बहरान है वो आपके सामने है। यही वो काम है कि इसराइल ने प्लान करके बैठा हुआ है कि मैं मुस्लिम ममालिक को लड़ाना है आपस में। नाना करते भी उसने 12 ममालिक से स्टेटमेंट दिलवा दी है कि यमन के ऊपर हम हमला करेंगे। ये नहीं कहा अमेरिका ने और 12 ममालिक ने कि हम इसराइल को रोकेंगे। देखिए एक पार्टी चाह रही है ना, हमास ने कहा कि हम तैयार हैं, इस लड़ाई को आप खत्म करें। मुस्लिम कंट्रीज भी चाह रही हैं, तुर्की से लेकर सारे चाह रहे हैं।
कौन नहीं चाह रहा? इसराइल। और उसने करना क्या? उसने इन सबको खत्म करना है, सारा इलाका छीनना है। वो कहता है जब तक हम छीनेंगे नहीं, टेंपल नहीं बनाएंगे, हमारा जो निजात दहिंदा नहीं आएगा, तो हमें रूज कैसे मिलेगा? उस मकसद के लिए उन्होंने अपना वो टारगेट पूरा करना है। 2000 साल से वो कोशिश कर रहे, तो अब आकर वो पीछे हट जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।